नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th SST सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके अंदर है क्या, और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको रिटर्न में यानी कि लिखित में इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो हमारे चैप्टर के शुरुआत में यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है ये आखिर है क्या। देखो, बहुत पहले कौटिल्य नाम के एक व्यक्ति थे जिनको कि आप लोग चाणक्य नाम से भी जानते हो। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उसी किताब की कुछ पंक्तियां हमारे यहाँ ऊपर दी हुई हैं। द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मटीरियल डिस्ट्रेस, द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी endangered both current prosperity and future growth। देखो, इन लाइनों का मतलब क्या है कि भाई प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की जो जड़ है वो क्या होती है, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक गतिविधि, मतलब कि पैसा आए जाए, व्यापार, ये सब। ठीक है, अगर ये नहीं होता, मतलब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी जगह पर नहीं होती हैं तो वहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रेस होता है। मटेरियल डिस्ट्रेस मतलब कमी। ठीक है, और इसकी एब्सेंस से, मतलब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है तो इसकी एब्सेंस से जो उस क्षेत्र की इकोनॉमी है, उस क्षेत्र की जो कह सकते हो आर्थिक अवस्था है, वो खतरे में आ जाती है। साथ ही में भविष्य के जो ग्रोथ है वो भी खतरे में आ जाती है। द बिग क्वेश्चंस। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहला बिग क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लासिफाइड, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका वर्गीकरण कैसे करा जाता है। व्हाट डिफरेंशिएट दीज एक्टिविटीज़ टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है, यानी इनको क्या चीज़ अलग अलग एक दूसरे से करती है जिससे कि हम इसको अलग अलग सेक्टर में बांटते हैं। हाउ आर द 3 सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड, और ये जो 3 सेक्टर हैं ये आखिर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 13 वी लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। चैप्टर 13 यानी पार्ट 13 में हमने 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ के बारे में सीखा। एक है इकोनॉमिक और एक है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किनको कहते हैं, वो एक्टिविटीज़ जिनमें काम अगर हम कोई करते हैं तो उसके बदले हमको कुछ कंपनसेशन मिलता है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम अपने दिल से करते हैं। इसमें हमको काम करने पर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, ये हम अपनी खुशी के लिए अपने दिल से करते हैं। एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये लाइन यही कह रही है कि भाई वो काम जो कि कोई मॉनेटरी वैल्यू पैदा करे। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कोई चीज़ है जिसकी आप मुद्रा में कोई वैल्यू तोल रहे हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू, मतलब किसी चीज़ की कीमत। यानी कि ऐसे काम जो कि कोई कीमत पैदा करें तो ये हमारे किस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के महत्व के बारे में भी सीखा। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़ बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड
एंड व्हाट डिफरेंशिएट देम इन दिस चैप्टर्स। इन एक्टिविटीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग ये जानेंगे इस चैप्टर में कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब इनका वर्गीकरण कैसे करा जाता है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ओवर द डेकेड द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा ये जो डेकेड किसको बोलते हैं, दशक को। दशक मतलब 10 वर्ष, ठीक है। तो हमारी जो दशक रहा है इसमें कई सारी हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हुई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल अर्लियर पीपल वर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक्स, रियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पॉटरी एंड वीविंग क्लॉथ्स। क्या कह रहे हैं कि भाई उदाहरण के लिए पहले के जो ज़्यादातर लोग थे वो किस में लगे रहते थे, वो खेती बाड़ी में, मवेशियों को पालना हो गया, औजार बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, कपड़े बुनना हो गया, इन सब में लगे रहते थे। एज सोसाइटी प्रोग्रेस, जैसे जैसे हमारा जो समाज है उसने प्रोग्रेस करा, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड इंक्रीज्ड वास्टली। जिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से लोग अपने जीवन के लिए पैसा कमाते थे ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, बढ़ गई। टुडे आज देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन एंड ड्रोन्स, वर्किंग इन अ बैंक, स्कूल एंड होटल, ड्राइविंग वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग फर्नीचर, टेलरिंग। आज हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये कई सारी नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर्स को बनाना, मोबाइल फ़ोन, ड्रोन्स इनको बनाना, बैंक में काम करना, स्कूल में काम करना, होटल में काम करना, गाड़ियों यानी कि वाहन को चलाना यातायात के लिए, ठीक, फर्नीचर बनाना, टेलरिंग, क्लोथ यानी कपड़े बनाना मशीन्स का इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर बनाना, फ्रिज रिपेयर करना, वॉशिंग मशीन रिपेयर करना, एक्सेट्रा। Classifying all these activities help us to understand how they function and the link they have with each other. इनको क्लासीफाई करके यानी इनका वर्गीकरण करके हम और अच्छे से समझ पाते हैं कि ये जो सारे काम हैं ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, मतलब ये किस प्रकार से काम करते हैं और ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका क्लासिफिकेशन किस में, इकोनॉमिक सेक्टर्स में। सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस दे आर ग्रुप टुगेदर और क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके जो गुण हैं वो कैसे होते हैं, एक से होते हैं। और इस चीज़ के आधार पर हमने क्या करा है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, ठीक। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं, ये मेरे वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांटा हुआ है। द 3 मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर। जो 3 हमारे मुख्य इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप आउट द ब्रॉड एक्टिविटी यूज्ड दीज कैटेगरीज। फेसिंग पेज मैप, ये कौन से पेज की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, अच्छा इस वाले की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अभी हम आएंगे उस पर, पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पढ़ लेते हैं। Those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activity और primary sector economic activities। देखो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ या फिर जिसको कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऐसे मेरे आर्थिक काम जिसमें हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं या फिर हमें जो सामान है वो सीधे प्रकृति से मिलता है, इसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी या फिर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि मैं खेती कर रहा हूँ, खेती करने में फसल कहाँ से मिल रही, नेचर से मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही, प्राइमरी हो गया ये, ठीक है।
दूध बेचता हूं मैं, दूध कहाँ से मिलता है? जानवरों से। जानवर क्या है? नेचर ही हो एक तरीके से, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। ठीक, मैं जमीन से खोद के कोई चीज निकाल रहा हूं, कहां से सामान मिल रहा है मुझे? जमीन के अंदर से, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया प्राइमरी। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये वो काम होते हैं, ये हमारे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमें जो गुड है, जो सामान है, वो कहाँ से मिलता है? सीधे नेचर से, यानी कि प्रकृति से मिलता है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक तरीके से तीनों सेक्टर दिए हुए हैं, ठीक, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि प्राइमरी में मेरा क्या है? खेती बाड़ी, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री। इन सब में जो चीज़ें हमें कहाँ से मिली? प्रकृति से मिल रही हैं। खेती बाड़ी ज़मीन में फसल उगा रहे हैं, माइनिंग ज़मीन खोद के चीज़ें निकाली जा रही हैं, फिशिंग मछली पकड़ी जा रही है, जानवरों को पाला जा रहा है, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल ऐसे चीज़ें मिल रही हैं जैसे लकड़ी, बाकी सब चीज़ें। तो ये सब क्या हुआ? प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। क्या हो गई? प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट है मेरा सेकेंडरी सेक्टर। देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर से हमें जो सामान मिलता है, जब हम उसको प्रोसेस करके दूसरे सामान में बदलते हैं, तो वो होता है मेरा सेकेंडरी सेक्टर। मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर में मुझे जो सामान मिला, मैंने उसको और प्रोसेस करा, ठीक है, और प्रोसेस करके उससे दूसरा सामान बनाया, तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए हमें सामान, रॉ मटेरियल कहाँ से मिला? नेचर से मिला। हमने उसको कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में बदल के घर बना लिए, सेकेंडरी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, नेचर से हमें चीज़ें मिली, हमने उसको मतलब उनसे नई चीज़ बना ली, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई, नेचर से पानी आ रहा था, हमने पाइप और टैप ऐप लगा के लोगों के घरों में भेज दिया, सेकेंडरी हो गया। सोलर पावर, सोलर पावर भी ये हमारी क्या हुई? सेकेंडरी हुई। क्यों? क्योंकि देखो सूरज नेचर है, ठीक है, नेचर में है, उसने बढ़िया मस्त अपनी रोशनी दी और हमने उससे सोलर पावर बना ली। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इसको किससे बनाते हैं भाई? कोल, वाटर, इन सब का यूज़ होता है कि नहीं होता है? अब बस हमने उसे बिजली बना ली, ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। अच्छा नेक्स्ट है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर में क्या होता है? ये मेरा सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है, ये मेरा क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है। देखो इसको ना, तीनों सेक्टर्स को आप ऐसे समझ लो कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, मतलब चीज़ों की पैदावार होती है, उपज की जाती है, निकाला जाता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब जो हमने चीज़ बनाई है उससे हम चीज़ों को और चीज़ें बना रहे हैं, खुद से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, मतलब इसमें जितनी सर्विसेज होती हैं ना वो सारी आती हैं। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर, हॉस्पिटल ये सब क्या देते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते कि नहीं कराते? आप इनके पास जाते हो, तबीयत खराब होती है, ये आपका इलाज करते हैं, उसके बदले आप इनको पैसा देते हो, ये क्या हुई? टर्शरी हो गई। ऐसी ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, व्यापार, ये भी तो सर्विस हुई कि नहीं हुई एक प्रकार की, तो ये भी टर्शरी हो गई। ऐसी कम्युनिकेशन, फ़ोन पे बात करते हो, सर्विस हुई कि नहीं हुई? ये भी मेरी टर्शरी हो गई। ऐसी बैंकिंग, बैंक में जाके पैसा जमा करते हो, ये भी सर्विस ही है, ठीक है, तो ये भी टर्शरी हो गई। और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात, ये भी सर्विस ही होती है, तो ये भी टर्शरी हो गई, ठीक है। चलो अब हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोग प्राइमरी के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे, और हमने ये पढ़ा था इधर कि भाई प्राइमरी एक्टिविटीज़ मेरी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें जो सामान है हमको वो कहाँ से मिलता है? वो हमको सीधे नेचर से मिलता है, मतलब इसमें हम लोग डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या है कि भाई यहाँ पे दिया हुआ अनाज की उपज, ठीक है, सब्जी वब्जी उगाना खेतों के अंदर, लकड़ी इकट्ठा करना जंगल से, माइन से, खदानों से कोयला निकाला, मछली पकड़ना, अंडे निकालना, मतलब अंडे मिलना, पोल्ट्री फार्म से, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी आर एग्रीकल्चर, जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी है। माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एक्स्ट्रा, ये क्या है? खेती बाड़ी, खदान खोदना, मछली पकड़ना, जानवर पालना, और फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल से सामान निकालना। बिलो आर सम ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी विद इन द प्राइमरी सेक्टर, नीचे प्राइमरी सेक्टर के कुछ हमारे काम दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। ग्रीन हाउस फार्मिंग, माइनिंग, ये मछली पकड़ रहे हैं, ये लकड़ी काट रहे हैं, ये जानवर पाल रहे हैं, ये सब क्या है? प्राइमरी का एग्जाम्पल है।
थिंक अबाउट इट। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटी दैट यू मे हैव सीन इन दी पास्ट। क्या आप किसी प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हो जो कि आपने पास्ट में, अतीत में देखी हो। तो भाई मैंने तो बहुत सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखी हैं, जैसे कि मैंने लोगों को खेती बाड़ी करते हुए देखा है, ठीक है, मछली पकड़ते हुए भी देखा है मैंने, और साथ ही में माइंस भी देखी हैं मैंने, ठीक। तो मैंने तो बहुत सारी मतलब देख रखी हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। What are the two natural resources used in these activities? इन एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होने वाले दो प्राकृतिक संसाधन के नाम बताइए। तो भाई खेती बाड़ी में वाटर का यूज़ हो रहा है, सॉइल का यूज़ हो रहा है, हो गए ये दोनों नेचुरल रिसोर्स। नेम टू ऑफ देम एंड डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। दो के नाम लिखो और अपने क्लासमेट्स के साथ में उस पर चर्चा करो। तो बच्चे लोग, ये आप लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके आंसर दे सकते हो। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, economic activities in which people are dependent on the outputs of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities। देखो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं जो कि अभी मैंने आपको आगे समझाई थी कि भाई ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट पर डिपेंड करें, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के उपज पर ये लोग निर्भर करते हैं, और जो सामान मिलता है प्राइमरी सेक्टर से उसको ट्रांसफॉर्म करके, यानी कि उसको बदल के उससे ये सामान बनाते हैं। तो ये मेरा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये वो होती हैं जिसमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से मिला हुआ जो सामान है उससे नया सामान बनाया जाता है, ठीक। ऐसे समझ लो इसको शॉर्ट में कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हो गई, ये वो एक्टिविटीज़ हो गई जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ से मिला जो सामान है, जो भी चीज़ है, जो भी सामान है, उससे नया सामान बनाया जा रहा है। चलो, द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड एक्सेट्रा एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सच नेसेसिटीज़। क्या कह रहे हैं कि भाई सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, इमारतों को बनाना, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, सड़कों को बनाना हो गया, यूटिलिटीज़ जैसे कि पानी, बिजली, गैस, ये सब हो गया। ये सब किस में आता है, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट टू प्रोसेस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू सम अदर फॉर्म that can be further sold or consumed। इसके अंदर फैक्ट्रीज के अंदर जो सामान बनाया जा रहा है वो भी आता है, साथ ही में जो कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल हमको मिला है प्राइमरी सेक्टर से, उसको प्रोसेस करके बाकी सामान में बदला जा रहा है, जिसको कि मतलब जिसको कि आगे बेचा जा सके, जिसकी और खपत की जा सके। ये सामान भी किसमें, सेकेंडरी के ही अंदर आता है, ठीक है। मतलब फैक्ट्रीज के अंदर जो सामान बनाया जा रहा है वो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। साथ ही में प्राइमरी में जो हमको सामान मिला, मान लो हमको मिला आलू, ठीक। अब उस आलू से मैंने क्या बना लिया, चिप्स बना लिए। आलू से क्या बना लिया, चिप्स बना लिए। तो ये भी क्या हुआ, ये मेरे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आया, ठीक। प्राइमरी में मुझे मिला आलू, आलू से बना लिए चिप्स, और ये हो गया मेरा सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी sector activity include the processing of grain obtained from agriculture field to make flour in mills, extraction of oil from groundnuts and processing of tea leaves to derive tea। क्या कह रहा है कि भाई मेरे कुछ एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के क्या हैं, तो इसमें जो अनाज है उससे आटा बनाना हो गया मिल्स के अंदर, जो ग्राउंड नट्स यानी कि जो मूंगफली हैं उनसे तेल बनाना हो गया, और जो चाय की पत्ती मिलती है हमें कहाँ, बगानों में, उससे चाय तैयार करना हो गया। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के ही अंदर आता है। सिमिलरली इसी प्रकार से वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। इसी प्रकार से लकड़ी जो कि जंगल से मिलती है उसका हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और पेपर बनाते हैं। कॉटन का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। स्टील
फ्रॉम आयरन ओर, अच्छा स्टील आयरन ओर से हमें मिलता है, जिसका इस्तेमाल गाड़ी बनाने के लिए किया जाता है, ट्रक बनाने के लिए किया जाता है इत्यादि। ये सब किसमें होगा? ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर के ही अंदर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इमेजेस हमारी दे रखी हैं। डोंट मिस आउट। अब देखो यहाँ पे ना एक चार्ट टाइप का दिया हुआ है जिसमें वाहनों के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है, और कितने कितने वाहन बने हैं, जैसे कि 2022 का दिया है कि 2022 में कितने कितने ये वाहन बने हुए हैं। पैसेंजर व्हीकल लाइक कार्स, गाड़ियों जैसे पैसेंजर व्हीकल यानी 4 पहिया 45 लाख 2022 में बनाए गए हैं। कमर्शियल व्हीकल लाइक ट्रक्स जैसे कमर्शियल व्हीकल ये 10.3 लाख बनाए गए हैं 2022 में। 3 व्हीलर्स यानी 3 पहिया जैसे कि हमारा ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, ट्रॉली हो गया, तो ये कितने 8.6 लाख बने हैं। और 2 पहिया वाहन मेरे 2 करोड़ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये 2022 का डेटा दे रखा है। ठीक, और यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी दी हुई जिस पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। Let's explore. Now that we have seen some examples of secondary sector activities, can you name 2 more economic activity in the secondary sector? क्या कह रहे हैं कि भाई अब हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी के, तो क्या आप खुद से 2 और एग्जाम्पल दे सकते हो सेकेंडरी सेक्टर के? तो भाई ऐसी किन्हीं 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दे दो एग्जाम्पल जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हो। ठीक, ये आप अपने मन से दे सकते हो। टेरिशरी एक्टिविटीज, तो अब हम लोग टेरिशरी एक्टिविटीज पर आ गए हैं। ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड टेरिशरी एक्टिविटीज और टेरिशरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए लोगों को क्या दे, सपोर्ट प्रोवाइड कराए, ये सारे होते हैं टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, क्या कह रहे हैं कि टेरिशरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर टेरिशरी एक्टिविटीज ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो लगे हुए लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं? ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ये होती हैं टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, जिसमें मेरी सर्विसेज भी हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। दीज इंक्लूड सर्विसेज, देखो लिखा भी हुआ है इसके अंदर, सर्विसेज आती हैं दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी बट विच स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको हम देख भले ही ना पाएं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक ट्रांसपोर्ट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल फ्रॉम फार्म टू अ फैक्ट्री और अ मार्केट। उदाहरण के लिए, जो चालक होता है किसी ट्रक का, वो क्या करता है, वो अनाज को, सब्जियों को खेत से फैक्ट्री या फिर खेत से मंडी तक लेके जाता है। ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा टेरिशरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन की ये सर्विस नहीं होती तो क्या हम तक खाना पहुंच पाता? देखो हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं शहरों में, गाँव में। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जो चीज़ हमारे एरिया में नहीं उगती हम उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन मेरा नहीं होता तो क्या मैं उसको खा सकता? नहीं खा सकता। मैं उसको कंज्यूम कर पाता? नहीं कर पाता, है कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही जो बाकी टेरिशरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है दोस्तों, द फ्रूट्स और द वेजिटेबल वेंडर सेल्स द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। जो फल और सब्जी बेचने वाले होते हैं वो खेतों की जो उपज है वो घर घर जाके क्या करते हैं, बेचते हैं। इसी प्रकार से जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, टीचर, लॉयर और जो पायलट होते हैं ये क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं हमको, ठीक, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। देयर आर टेक्नीशियंस हु रिपेयर एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, मैकेनिक्स हु रिपेयर व्हीकल लाइक कार्स एंड ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस हु इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
क्या है कि भाई टेक्नीशियंस जो कि हमारे फ़ोन को रिपेयर करते हैं, हमारे टीवी को रिपेयर करते हैं, मैकेनिक जो कि गाड़ी बनाते हैं, गाड़ियों को रिपेयर करते हैं, ट्रैक्टर्स को रिपेयर करते हैं, साथ ही में इलेक्ट्रीशियन जो कि ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि हमको बिजली मिलती रहे। तो ये सब किस में जाता है? ये सब जाता है मेरी टेरिशरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये सभी हमको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। देयर सर्विसेज मेक आवर लाइफ ईजियर। इनकी जो सर्विसेज हैं वो हमारे जीवन को और भी आसान बनाती हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस एट होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउस एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ टेरिशरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसी प्रकार से जो कम्युनिकेशन सर्विस होती है, जो कि हम फ़ोन के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, होटल की सर्विस हो गई, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप, वेयर हाउस, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये सभी टेरिशरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड दी सर्विस सेक्टर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। द थ्री type of economic activities or economic sectors plays an important role in the process of conversion of natural raw material into finished products for final consumption। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर ये जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर हैं, ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? जो प्राकृतिक कच्चा माल है उसको फिनिश्ड गुड में तैयार करने में, जिसको कि फाइनली कंज्यूम करा जाता है। मतलब ये तीनों जो मेरे सेक्टर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो रॉ मटेरियल है मेरा, नेचुरल रॉ मटेरियल, उसको फिनिश गुड में बदलने में और ताकि उसका क्या किया जा सके, ताकि उसका कंजम्पशन करा जा सके। जैसे कि फिर से चलो एग्जांपल चिप्स का ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर ने आलू उगाया, ठीक, सेकेंडरी सेक्टर ने उसका चिप्स बनाया, ठीक है, और टर्शियरी सेक्टर ने उस चिप्स को क्या करा, हम तक पहुंचा के हमें बेच दिया। ठीक है, तो अगर ये तीनों सेक्टर में कोई भी एक सेक्टर नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए मान लो प्राइमरी नहीं है, आलू उगता ही नहीं, सेकेंडरी नहीं है, चिप्स बनता ही नहीं, टर्शियरी नहीं है, चिप्स बना के फैक्ट्री के अंदर धरा रहता, सड़ता रहता, कंज्यूमर तक पहुंचता ही नहीं, है कि नहीं। तो ये तीनों सेक्टर्स हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारा जो प्राकृतिक कच्चा माल है उससे फिनिश गुड्स बनने में और फिर उसके कंजम्पशन तक। ठीक है, लेट अस गो ऑन एन इमेजिनरी एक्सकर्जन टू एन विलेज इन आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू स्टडी एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वेयर वी विल अंडरस्टैंड हाउ द थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर। चलो, अब ये कह रहे कि चलिए एक काल्पनिक सफ़र पर चलते हैं। ये सफ़र है आनंद डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, जहाँ पे हम एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण को स्टडी करेंगे जिससे कि हम ये समझ पाएंगे, हमें ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारी जो तीनों सेक्टर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल मेरा किसका है? डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। एग्जाम्पल जो है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका है। These days, farmer in Gujarat greet the day with the clicking of milk pails and the happy moos of their best friends, their cows or buffaloes. Cows have a special place in the lives of the farmers and their families. क्या है कि इसका अर्थ, इसका ये मीनिंग क्या है कि इन दिनों जो गुजरात के किसान हैं उनकी दिन की शुरुआत किससे हो रही है? जो दूध की बाल्टियां हैं उनके खनखनाने से, साथ ही में खुशी भरी मूस। मूस किसको बोलते हैं? जो गाय मों करके ऐसे चिल्लाती नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं मूस, मतलब गाय की बोलने की आवाज़। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो गुजरात के किसान हैं इनके दिन की शुरुआत किससे होती है? इनके दूध की बाल्टियों के खनखनाने से और इनके गाय भैंसों की खुशी भरी मूस से। जो गाय हैं
जो ये गाय भैंसे हैं, इनकी बहुत ही खास जगह है किसानों और उनके परिवार के जीवन में। द फार्मर्स मिल्क द काउस एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय। जो किसान हैं वो गायों का दूध निकालते हैं और उनका जो दूध है वो पास की डेयरी में बेच देते हैं। डेयरी किसको बोलते हैं? डेयरी हम उस दुकान को बोलते हैं या उस शॉप को, उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे मिल्क और मिल्क से जुड़े हुए यानी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, चलो। एट द एंड ऑफ द मंथ के अंत में दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उनको मंथ के अंत में उन्हें पैसा दिया जाता है उनके दूध का, किस चीज़ के हिसाब से कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी और इनके दूध की क्वालिटी कैसी थी, इसके हिसाब से इन्हें पैसा दिया जाता है। हाउएवर दिस वॉज नॉट द केस अबाउट 50 ईयर्स अगो। लेकिन 50 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ द मिल्क कोऑपरेटिव्स नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। ये एक बहुत ही अमेजिंग यानी कि कमाल की कहानी है एक दूध की कंपनी की जिसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं अमूल। इन द अर्ली 1940s फार्मर्स इन आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेजेस। 1940 के शुरुआत में जो किसान हैं आनंद डिस्ट्रिक्ट के, वो अपने दूध को पड़ोसी गांवों में बेचा करते थे। दे वुड have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat। उन्हें तपतपाती धूप के अंदर साइकिल से या फिर पैदल अपने करीबी गांवों में जाना पड़ता था दूध बेचने के लिए। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, मिल्क स्पॉइल्स और क्रेडल वेरी फास्ट इन हॉट वेदर। जैसे कि आप जानते हो कि जो दूध है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, बहुत ही जल्दी बास मारने लगता है गर्म मौसम में। The farmers had to sold the milk quickly before it could spoil। तो किसानों को अपने दूध को जल्दी जल्दी बेचना पड़ता, इससे पहले वो खराब हो जाए। This was a lot of effort for the small amount of money they would earn। इसमें क्या था कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी लेकिन भाई बहुत कम पैसा था। So they dependent on people called middlemen। तो इसीलिए वो मिडलमैन, जिसको कि हम लोग बिचौलिए कहते हैं, इन पर निर्भर किया करते थे। हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क एट अ मीगर प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल इट इन द मार्केट। ये मिडलमैन यानी कि बिचौलिए क्या करते, ये किसानों से बहुत ही कम दाम पे दूध को खरीदा करते और मार्केट में जाके बेच देते। मैनी टाइम्स द फार्मर फेल्ट चीटेड। कई बार किसानों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ में बेईमानी हो रही है एंड हरास्ड बाय द मिडलमैन। और उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। किसके द्वारा? इन बिचौलियों द्वारा। यानी कि जो बिचौलिए थे ये किसानों के साथ में छल भी करते, उनका शोषण भी करते। वन डे, एक दिन, द फार्मर कलेक्टिवली अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक दिन जो ये सारे किसान हैं ये एक साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में पहुंचते हैं। आ प्रोमिनेंट नेशनल लीडर विद देयर प्रॉब्लम्स। अपनी परेशानियों के पास में इनके पास पहुंचते हैं। ये कौन थे? ये एक राष्ट्रीय नेता थे उस समय। ही एडवाइज्ड देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू ब्रिंग टू बिकेम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन मिडलमैन। इन्होंने इनको सलाह दी, ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने किसानों को सलाह दी कि ये कोऑपरेटिव स्टार्ट करे, मतलब खुद की एक कंपनी स्टार्ट करे जिससे कि ये इन मिडिल मैन्स यानी कि जो बिचौलिए हैं इनसे स्वतंत्र हो जाएं, इनके ऊपर बिल्कुल भी इनको रिलाय ना करना पड़े। एज अ कॉपरेटिव्स द फार्मर वुड बी एबल टू बाय एंड सेल मिल्क एज अ ग्रुप, टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्फ। अब क्योंकि ये खुद कोऑपरेटिव है जो कि किसानों द्वारा बनाई गई है, तो इससे अब जो किसान हैं वो अपने समूह में आराम से जो दूध है उसको खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। साथ ही में पूरा ये जो ऑपरेशन है दूध को इकट्ठा करने का, इसका ध्यान रख पाएंगे। साथ ही में जो प्रोसेसिंग है, दूध को जो बांटना है, ये सब कुछ खुद ही कर पाएंगे। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल्स एडवाइस। जो किसान हैं इन्होंने सरदार पटेल की जो एडवाइस है इसको लिया। अमूल वॉज
set up in 1946 under the leadership of Tirubhuvandas Patel, lawyer and freedom fighter, and Dr. Varghese Kurian, an engineer who was working at the dairy factory in Mumbai. अमूल की स्थापना 1946 में की गई। किनके नेतृत्व के अंदर? तिरुभुवनदास पटेल के नेतृत्व में जो अमूल है इसकी स्थापना करी गई। ये एक वकील थे और जो हमारी आज़ादी है उसमें, आज़ादी की लड़ाई है उसमें इन्होंने भाग लिया था। और साथ ही में डॉक्टर वैग्रीश कुरियन के नेतृत्व में इसकी स्थापना करी गई। ये जो डॉक्टर वैग्रीश कुरियन थे ये कौन थे? ये डेयरी फैक्ट्री थी मुंबई में, वहाँ पे काम करा करते थे। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, वैग्रीश कुरियन जो हैं वो लेफ्ट में खड़े हैं और तिरुभुवनदास पटेल जो है वो राइट में खड़े हैं। This initiative brought farmers, including women, together and gave them control over the production and the sales of the milk. ये जो इनिशिएटिव था इसने किसानों को साथ में लाया, महिलाओं को साथ में लाया, उनको अपने दूध की जो उपज है, दूध की जो बिक्री है उस पर वो कंट्रोल कर सकते थे। अब द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजंस on all matters such as production, pasteurization and sale of milk. अब जो दूध की पैदावार करने वाले लोग हैं वो खुद ही फैसला कर सकते थे प्रोडक्शन, पास्चराइजेशन और दूध की बिक्री के मैटर में। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब उपज की, कितने दूध की उपज की जाएगी, कितना दूध लाया जाएगा। पास्चराइजेशन ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मिल्क होता है उसको एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म करा जाता है और फिर एकदम ठंडा करके पैकेट्स के अंदर सील बंद कर दिया जाता है। इससे जो दूध है वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये पास्चराइजेशन हो गया। साथ ही में जो दूध को कहाँ पे कैसे क्या बेचना है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो डिसीजंस थे, जो फैसले थे, अब वो खुद दूध वाले ले सकते थे। द टास्क वर शेयर्ड बाय एवरीवन, जो काम थे वो सभी लोगों द्वारा किए जाते। विच हेल्प रेज देयर इनकम ग्रेजुअली, जिससे इनकी जो इनकम थी वो धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ी। दे डिड नॉट नीड द मिडल मैन एनी मोर, अब इनको बिचौलियों की ज़रूरत नहीं थी। एंड बिकेम लाइक वन बिग फैमिली, और ये एक बड़े परिवार जैसे बन गए। एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगेन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव, इट कंटिन्यू टू ग्रो। क्या है कि भाई अब ज़्यादा जो किसान थे उनको कोऑपरेटिव में फ़ायदा नज़र आने लग गया और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। The quantity of milk that was being collected was so huge that the farmer decided to make other products out of it. जो दूध की मात्रा इकट्ठा हो रही थी वो इतनी ज़्यादा थी कि अब किसानों ने ये फैसला करा कि वो इससे बाकी चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे। They set up factory in Anand and began to produce butter and milk powder. इन्होंने आनंद में ही, जो ये आनंद डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा, फैक्ट्री की स्थापना करी और यहाँ पे इन्होंने बटर और मिल्क पाउडर को बनाना शुरू करा। टुडे द कोऑपरेटिव हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मेड एट मैनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्री ऑल ओवर इंडिया। आज ये जो कोऑपरेटिव है इसके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसके बने हैं, दूध के बने हैं, और भारत भर में इनकी बहुत सारी प्लांट्स लगे हैं, फैक्ट्रीज लगे हैं जहाँ पे इनको बनाया जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू, क्या आप कुछ के नाम दे सकते हो? तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अमूल जो ये है कंपनी बेचती है। जैसे अमूल का दूध आता है, अमूल का बटर आता है, अमूल का घी आता है, आइसक्रीम आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। इसके बाद में जो ये प्रोडक्ट हैं, यानी कि ये जो सामान है, इनको पहुंचा दिया जाता है कहाँ पे, छोटी बड़ी किराने की दुकानों पर, जहाँ पे ये पूरे देश भर में इनका जो सामान है वो बिकता है। इन फैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इज इट नॉट अमेजिंग? बल्कि ये जो है अमूल की कंपनी, ये अपने सामान को कई और देशों में भी भेजती है वहाँ पे बिकने के लिए। है कि नहीं दोस्तों? कमाल की चीज़ है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ये क्या है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। वैसे सही में वाकई में काफ़ी अमेजिंग चीज़ है।
देख सकते हो आप किस प्रकार से जो लोग हैं वो साथ में आए और साथ में आके उन्होंने किस तरीके से एक बड़ी कंपनी खोल ली। ठीक, इससे हमें एक और चीज समझ में आती है क्या, कि एकता में बल है। In this fascinating story, the farmers of this cooperative milk their cow to sell the milk later। इस कमाल की जो स्टोरी है, इसमें जो किसान हैं इन कोऑपरेटिव्स के, वो अपनी गायों को क्या करते हैं, मिल्क करते हैं, यानी कि उनका दूध निकालते हैं बाद में बेचने के लिए। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। बिकॉज द प्रोडक्ट मिल्क इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स काउ स्लैश लाइव स्टॉक। क्यों? क्योंकि भाई जो दूध है वो सीधे प्राकृतिक सोर्स से मिल रहा है, जो कि हो गई मेरी गाय या फिर कोई मवेशी। मिल्क इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म लिक्विड इनटू अनदर मिल्क पाउडर, घी, चीज, बटर एंड मैनी अदर इन दी फैक्ट्रीज। ये जो दूध है बाद में इसको प्रोसेस करा जाता है और इसका रूप बदला जाता है, जैसे कि लिक्विड से और चीज़ें बना दी जाती हैं, जैसे मिल्क पाउडर हो गया, घी हो गया, चीज़, बटर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं। These economic activities are called secondary sector economic activities। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये क्या कहलाई जाएंगी, ये कहलाएंगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी में हमें दूध मिला है उस दूध से हम बाकी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, घी, चीज़, बटर, तो ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा सेकेंडरी में। ठीक है दोस्तों। What does अमूल डू विद ऑल दी प्रोडक्ट्स इट मेक। जो अमूल है वो अपने सारे सामान के साथ में क्या करता है, जो वो बनाता है, इट सेल्स दैम इन वेरियस प्लेसेस। वो अलग अलग जगहों पे इसको बेच देता है। अमूल यूजेस लॉरी एंड ट्रक्स। इसके लिए जो अमूल है वो लॉरी का इस्तेमाल करता है, ट्रक का इस्तेमाल करता है, रेलवे का इस्तेमाल करता है, साथ ही में हवा और समंदर से क्या करता है, वो अपने सामान को बेचता है। ठीक है। It has set up retail stores and supplies milk and milk product to the other shops in the town। इसने अपने किराने की दुकानें, रिटेल स्टोर्स लगा रखी हैं जहां पर ये दूध और दूध से बनी हुई बाकी चीज़ें पहुंचाता है। कहाँ पे? बाकी शहरों में, गाँव में, गुजरात भर में, यहाँ तक कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी ये अपना सामान बेचता है। Here ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग एंड रिटेल इज़ अ टेरिशरी एक्टिविटी। यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो यातायात है, ये जो व्यापार है, ये जो रिटेल है, ये क्या हुई, ये सारी की सारी हुई टेरिशरी एक्टिविटीज। ठीक है दोस्तों। डोंट मिस आउट, जस्ट लाइक अमूल, यानी अमूल की ही तरह देयर आर मैनी अदर मिल्क कोऑपरेटिव्स अंडर ब्रांड सच एज नंदनी फ्रॉम कर्नाटका, मदर डेयरी फ्रॉम दिल्ली NCR, Avin from Tamil Nadu, Vijaya from Andhra Pradesh, Kavi from Nagaland, Sudha from Bihar, Virka from Punjab, etc। अमूल की ही तरह और भी कई सारे कोऑपरेटिव्स हैं जिनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। कर्नाटक से नंदनी, दिल्ली NCR से मदर डेयरी, आविन तमिलनाडु में है, विजय आंध्र प्रदेश में है, केवी जो है वो नागालैंड में है, सुधा जो है वो बिहार में है, वर्का पंजाब में, इत्यादि। Can you name one cooperative around you that has helped group like farmer, person with disabilities and women to come together and has brought prosperity to their lives? क्या आप किसी एक ऐसे कोऑपरेटिव का नाम बता सकते हो जो कि आपके आसपास में हो, जिसने कि लोगों को, महिलाओं को या फिर विकलांग लोग जो हैं उनको साथ में लाया हो और उनकी समृद्धि, उनके जीवन को समृद्ध करा हो? तो अगर आप किसी ऐसे कोऑपरेटिव का नाम जानते हो तो यहाँ पे आप उसका मेंशन कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ द इमेज बिलो, नीचे दी हुई तस्वीर की सहायता से लेट्स सी हाउ अ बुक यू स्टडी आर मेड। चलिए देखते हैं जो किताब आप पढ़ रहे हो वो कैसे बनी। द इमेजेस शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पल्प वुड फाइबर ऑफ अ ट्री इनटू पेपर एंड देन आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक। ये जो इमेजेस हैं ये दिखाती हैं कि किस प्रकार से जो पल्प है, जो लकड़ी की जो छाल होती है, उसको कागज़ में और फिर प्रिंट करके किताब में बदला जाता है। तो यहाँ आप इमेज देख सकते हो। सबसे पहले क्या करा गया, लकड़ी काटी गई,
फिर लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट किया गया, भेजा गया कहाँ पर, फैक्ट्रीज में। यहाँ पे इनसे बनाया गया पेपर, सॉरी ट्रांसपोर्ट ये हो रहा है, यहाँ पे इनसे बनाया गया पेपर। फिर पेपर को भेजा गया प्रिंटिंग प्रेस में, और यहाँ पे इनको प्रिंट करके बुक्स की शेप में काट वाट के तैयार करा गया, और स्टेशनरी से फिर हमने ये बुकें खरीदी। ठीक है, तो ये पूरा सफर है किसका, हमारी किताबों का। None of the activities that were part of the process, from extracting pulp from the tree to making paper and finally producing the book, would have been possible had it not been for all three sectors working together. क्या है इसका मतलब कि भाई हमने जो ऊपर अभी एक्टिविटी देखी जिसमें पूरा प्रोसेस था कि भाई कैसे पल्प को एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है, उससे पन्ने बनाए गए, फिर उससे फाइनली बुक तैयार करी गई, ये संभव नहीं हो पाता अगर तीनों सेक्टर साथ में काम नहीं कर रहे होते। थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस शोन इन फिगर 14.1 ऑन पेज 206 एंड डिस्कस दैम विद योर फेलो क्लासमेट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी प्रोसेस की, जो कि आपको 14.1 में देखने को मिलेंगी, इस पे आपको अपने क्लास में जो बच्चे उनके साथ में चर्चा करनी होगी। इसकी बात करें, जो सारी प्रोसेस दिख रही है आपको, इसके ऊपर आपको अपने क्लास के बच्चों के साथ में चर्चा करनी है। लेट्स एक्सप्लोर, लेबल द पिक्चर इन द इलस्ट्रेशन शोन इन फिगर 14.1 ऑन पेज 206 एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो अब क्या कह रहे हैं कि भाई फिगर 14.1 में आपको जो पिक्चर्स हैं उनमें डालना होगा कि भाई कौन प्राइमरी सेक्टर में है, कौन सेकेंडरी में है, कौन टर्शरी में है। तो चलो भाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो प्राइमरी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये क्या होती है, सर्विस होती है। तो ये हो गई टर्शरी, ये भी हो गई टर्शरी। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री में ये भी टर्शरी हो गई, क्योंकि भाई ये भी अभी लाया ही जा रहा है ना। अब यहाँ पे फैक्ट्री में लाके पेपर बनाया, तो ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। अब ये भी सेकेंडरी हो गया, क्योंकि भाई पेपर से फिर प्रिंट करा गया, है कि नहीं। यहाँ पे इससे बुक तैयार करी गई, सेकेंडरी, और बुक को अब बेचा जा रहा है, तो ये हो गया टर्शरी, ठीक। चलिए, डोंट मिस आउट, दीज डेज यूज पेपर इज रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। आजकल के दिनों में जो इस्तेमाल हुआ कागज़ है उसका इस्तेमाल करके नए पेपर को बनाया जा रहा है, मतलब उसको रिसाइकल करा जा रहा है। रिसाइकलिंग इज जस्ट 1 टन ऑफ पेपर सेव्स 13 ट्रीज एज वेल एज 2.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल स्पेस वेयर वेस्ट इज डंप। क्या कह रहे हैं कि भाई 1 टन पेपर को रिसाइकल करने से 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं। टन क्या होता है, टन जो वेट होता है ना उसकी मेजरमेंट होती है एक, ठीक है, टन। चलो, तो 1 टन पेपर को, 1 टन कागज को रिसाइकल करने से 17 पेड़ बच जाते हैं। साथ ही में 2.5 मीटर क्यूबिक का जो लैंडफिल का स्पेस है, जहां पे कचरा डाला जाएगा, जहां पे इस कागज को डाला जाएगा, वो भी बच जाता है। It also takes 70% less energy and water to recycle paper than to make new paper from wood pulp। क्या कह रहे हैं कि भाई कागज को रिसाइकल मतलब करके नया कागज बनाने से क्या होता है, 70% लेस एनर्जी और पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब अगर नया कागज बनाओगे तो उसमें जो भी पानी और बिजली, जो भी एनर्जी का यूज होना है, अगर आप उसको रिसाइकल करते हो, मतलब पुराने को ही आप रिसाइकल करके नया बना रहे हो, तो उसमें 70% कम लगेगा। मतलब रिसाइकल करने से एनर्जी और वाटर भी बच रहा है। What are the different ways through which we can judiciously use paper in the classroom and office of your school? देखो यहाँ पे ये आप लोगों से सभी से एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो मेरे कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम कागज को अपने कक्षा में और अपने स्कूल के जो ऑफिस, जो दफ्तर है, वहाँ पे सोच समझ के सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो। लेट्स एक्सप्लोर, लिस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन योर नेबरहुड एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्या कह रहे हैं, आपके आस पड़ोस, आपके मोहल्ले में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको आपको उनकी क्या करनी होगी, सूची तैयार करनी होगी और उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में लेबल करना होगा। ड्रॉ एरो टू शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर।
आपको एरो बनाना है ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट ऑन ईच अदर, और किस प्रकार से डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और किस तरीकों से या फिर किस क्या तरीके हैं या फिर क्या मेरे वेज हैं जिससे कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वॉट वुड हैपन इफ वन ऑफ द एक्टिविटी सीज टू एग्जिस्ट, और क्या होगा अगर एक एक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो भी आपको खुद से ही ढूंढना होगा। आपके नेबर में, आपके मोहल्ले में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक, चलिए बिफोर वी मूव ऑन, तो यहाँ पे हमारी समरी टाइप की दी हुई है, कुछ पॉइंट है, इनको खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 सेक्टर्स के बारे में जाना। The various example and illustration help us to understand the difference as well as the interdependence between the 3 type of economic activities or sectors, primary, secondary and tertiary। जो हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स और जो इलस्ट्रेशन देखने को मिले इस चैप्टर में, इससे हम ये समझ पाए कि जो तीनों सेक्टर्स हैं ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, साथ ही में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो भाई मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी सेक्टर ये वो सेक्टर होता है जिसमें हमें जो सामान है वो सीधे कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी से कैसे अलग है। प्राइमरी सेक्टर में हमको जो सामान है वो नेचर से मिलता है, जबकि सेकेंडरी में जो प्राइमरी का सामान है उसी का यूज़ करके नई चीज़ को बनाया जाता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण भी देने हैं। तो ये है इसका आंसर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट रिलाई डायरेक्टली ऑन नेचर रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर, फिशिंग हो गया। डिफरेंस क्या है सेकेंडरी से, प्राइमरी सेक्टर्स इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हार्वेस्ट करा जाता है, उनको निकाला जाता है। जबकि सेकेंडरी के अंदर हमें ये जो रॉ मटेरियल यानी कि ये जो कच्चा सामान मिला है इससे हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स, यानी कि हमारे दूसरे सामान को तैयार करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है कि भाई गाड़ियों को बनाना और अनाज जो है उससे आटा बनाना। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन टेरिशरी सेक्टर, इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जाम्पल। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो किस प्रकार से टेरिशरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए सामान से नया सामान बना रहे हैं। अब वो सामान जो है वो कहाँ पे मतलब जो प्राइमरी सेक्टर का ये जो सामान है इसको कहाँ पे बदला जाएगा, इसको बदला जाएगा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ तक ये सामान कैसे पहुँचेगा, टेरिशरी सेक्टर की मदद से। ठीक है, साथ ही में उससे जुड़ी हुई जो बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी जब जो सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो भी टेरिशरी सेक्टर ही प्रोवाइड कराएगा। तो क्या है इसका आंसर, ये है इसका आंसर कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टेरिशरी पर रिलाई करता है सर्विसेज के लिए, जो कि सामान के प्रोडक्शन में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, काम में आती हैं। ठीक है, मतलब किसी भी जो सेकेंडरी सेक्टर है जो भी सामान बना रहा है उसके प्रोडक्शन में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो सर्विसेज हैं उसके लिए सेकेंडरी सेक्टर टेरिशरी पर रिलाई करता है, मतलब निर्भर करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर डिपेंड करती है अपने रॉ मटेरियल यानी अपने कच्चे सामान को और अपने बने हुए सामान को इधर उधर लाने जाने के लिए। फैक्ट्रीज नीड बैंकिंग सर्विस टू मैनेज फाइनेंस एंड ट्रांजैक्शन। फैक्ट्रीज जो है इनको बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, किसके लिए, अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए, साथ में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। आपको उदाहरण देना होगा किसका, जो तीनों सेक्टर है मेरे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, उनके इंटरडिपेंडेंस का। शो इट यूजिंग अ फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हुए आपको ये दिखाना होगा। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। तो ये ऊपर मेरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ नीचे दे रखा हुआ है फ्लो डायग्राम। तो प्राइमरी सेक्टर में जो किसान है, अमूल का ही यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। तो किसान जो है वो गायों से दूध निकाल रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में ये जो दूध है इसको प्रोसेस करके इससे बटर, चीज़ और मिल्क पाउडर बाकी सब बन रहा है। टेरिशरी सेक्टर, ये जो चीज़ें तैयार हुई हैं फैक्ट्रीज में, इसको ट्रांसपोर्ट करके
बाकी जगहों पे पहुंचा रहा है जहां पे इसको बेचा जाएगा। ठीक, फ्लो डायग्राम ये है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में दूध से मतलब गाय से दूध मिला, सेकेंडरी में उसको प्रोसेस करके बटर और बाकी चीज़ बनाई गई, और टर्शियरी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा गया। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।